हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट 2016 का ऑब्जेक्टिव पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। इस ऑब्जेक्टिव पेपर में हम पार्ट फर्स्ट परफॉर्म करेंगे। इसमें हम बताएंगे आपको कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में किस तरह से सॉल्व करने चाहिए, उनका क्या रीज़न रहेगा, वन बाय वन सारा डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि इसके अलावा उसके सिमिलर कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको सिंपली एक काम करना है, वीडियो पॉज कर लो, पहले एक पेन कॉपी और कैलकुलेटर उठा लीजिए और अपने पास रख लीजिए। अगर आप सीरियसली पढ़ना चाहते हैं तो फिर जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे आप लिखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे 100%। तो इसमें देखिए, सबसे पहले नंबर ऑफ पैरेलल पाथ फॉर लेफ्ट वाउंड आर्मेचर वाइंडिंग ऑफ डीसी जनरेटर इज। अब बात करते हैं, ये आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो, जो एडिशनल मैं चीज़ें बता रहा हूँ। डीसी मशीन में दो टाइप की आर्मेचर वाइंडिंग दो टाइप की होती है, ठीक है। वैसे तो डीसी मशीन में दो वाइंडिंग होगी, एक फील्ड वाइंडिंग होगी, एक आर्मेचर वाइंडिंग होगी। आर्मेचर वाइंडिंग के दो टाइप होते हैं, एक लेफ्ट वाइंडिंग होती है, एक वेव वाइंडिंग होती है, करेक्ट। लेफ्ट वाइंडिंग में क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है कि लेफ्ट वाइंडिंग में फर्स्ट कोयल का एंड टर्मिनल दूसरी कोयल के स्टार टर्मिनल से कनेक्ट होता है, दूसरी कोयल का एंड टर्मिनल तीसरी कोयल के स्टार टर्मिनल से, तीसरी कोयल का एंड टर्मिनल चौथी कोयल के स्टार टर्मिनल से कनेक्ट होता है। इस तरह से ये चलता जाता है सीक्वेंस, करेक्ट। तो ऐसा हमारे पास लेफ्ट वाइंडिंग में होता है। वेव वाइंडिंग में क्या होता है, पहली कोयल का एंड टर्मिनल जरूरी नहीं कि नेक्स्ट कोयल के सेकेंड कोयल के स्टार टर्मिनल से कनेक्टेड हो सकता है चौथी पांचवी किसी भी कोयल के स्टार टर्मिनल से कनेक्टेड हो, मतलब नेक्स्ट कोयल से कनेक्ट होना जरूरी नहीं है, तो वो वेव वाइंडिंग होगी। दोनों की डेफिनेशन क्लियर है। अब देखो ज़रा प्लीज़, आपको क्या ध्यान रखना है, लेफ्ट वाइंडिंग में क्या होता है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ नंबर ऑफ पोल के बराबर होते हैं। वेव वाइंडिंग में पैरेलल पाथ हमेशा दो ही होते हैं, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ दो ही होते हैं। मान लीजिए एग्जांपल लेता हूँ मैं, किसी मशीन में डीसी मशीन में 16 कोयल है, ठीक है, और 4 पोल है। अगर लेफ्ट वाइंडिंग बनाता हूँ तो 16 कोयल के मुझे पोल के बराबर पैरेलल पाथ करने पड़ेंगे, तो 4 पोल है तो 4 पैरेलल पाथ करने पड़ेंगे। तो 16 कोयल को 4 भागों में कैसे बांट सकते हो, 4 4 4 4 इस तरह से। तो 4 4 कोयल आप पैरेलल में कनेक्ट करोगे, ठीक है। 4 कोयल सीरीज में कनेक्ट करके फिर दूसरी 4 कोयल के पैरेलल में, फिर दूसरी 4 कोयल के पैरेलल में, फिर दूसरी 4 कोयल पे, ऐसे करके कितने पाथ हो जाएंगे, 4 हमारे पास पैरेलल पाथ हो जाएंगे, करेक्ट। वेव वाइंडिंग होती तो 16 कोयल को आपको 2 पैरेलल पाथ में बांटना होता था। वेव वाइंडिंग में हमेशा 2 पैरेलल पाथ होते हैं, तो 16 कोयल को अगर 2 पैरेलल पाथ में बांटोगे तो कितना हो जाएगा, 8 हमारे पास पैरेलल पाथ हो, मतलब 8 कोयल एक पाथ में आएगी, 8 8 2 पार्ट में डिवाइड करोगे। तो हम ये सुनिए, यहाँ पर हमारे पास पहला और दूसरा क्वेश्चन दोनों क्लियर हो जाएंगे इस कंसेप्ट से। अब तीसरा कंसेप्ट समझना है। पहला आप डेफिनेशन लिख दीजिए अपनी कॉपी में, दूसरा मैंने आपको बताया नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने होते हैं, तो आपको आंसर मिल जाना चाहिए कि लेफ्ट वाइंडिंग में हमारे पास जो है नंबर ऑफ पोल के बराबर हमारे पास पैरेलल पाथ होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, सी ऑप्शन सही रहेगा हमारे पास, करेक्ट। अब अगला जो क्वेश्चन है वो अगला हमारे पास थर्ड स्टेटमेंट आएगा, उसके ऊपर बेस्ड है। लेफ्ट वाइंडिंग में और वेव वाइंडिंग में ज़्यादा पैरेलल पाथ किस में होते हैं, ज़्यादा पैरेलल पाथ होते हैं लेफ्ट वाइंडिंग में। अगर मान लो 4 पोल है तो लेफ्ट वाइंडिंग में हमारे पास कितने, लेफ्ट वाइंडिंग में कितने पैरेलल पाथ होंगे, 4, और वेव वाइंडिंग में कितने होंगे, 2। तो जितने पैरेलल पाथ उतनी ही हमारे पास कॉइल की करंट होगी, ज़्यादा कॉइल की करंट होगी तो हमें ज़्यादा करंट किधर मिलेगी, जितने पैरेलल पाथ ज़्यादा होते हैं उधर करंट ज़्यादा मिलती है। तो करंट हमें हाई करंट चाहिए ना, तो आप लेफ्ट वाइंडिंग यूज़ करो। अगर करंट हाई मिलेगी तो वोल्टेज लो मिलेगा, तो लेफ्ट वाइंडिंग में क्या होगा, हाई करंट लो वोल्टेज। अब वेव वाइंडिंग में क्या होता है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कम होते हैं, कितने होते हैं, 2 ही होते हैं। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कम मतलब करंट लो रहेगी, ठीक है। करंट लो है तो वोल्टेज हाई रहेगा, तो वेव वाइंडिंग में क्या होगा, हाई वोल्टेज और लो करंट। ए ऑप्शन हमारे पास सही रहेगा, करेक्ट। 2 क्वेश्चन हो गए हमारे पास। वन बाय वन शांति से जो पॉइंट लिखा रहा हूँ वो लिखते जाइएगा, आपके इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे, चाहे कोई सा भी पेपर आएगा, ठीक है। अब हमारे पास डीसी जनरेटर की बात करते हैं। डीसी जनरेटर में आप बहुत सारे पॉइंट लिख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स में केवल यही क्वेश्चन नहीं कर रहे, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सारे करेंगे। डीसी जनरेटर में एक बात ध्यान रखिए, सबसे पहले अंदर इंड्यूस ईएमएफ होता है, फिर आर्मेचर ड्रॉप होता है, उसके बाद हमें टर्मिनल वोल्टेज V मिलता है, करेक्ट।
तो जब इंड्यूस ईएमएफ इंटरनली ई होता है, ई किस पे डिपेंड करता है, फ्लक्स पे डिपेंड करता है। तो फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है, फील्ड करंट पे। ई वर्सेस आईएफ वो हमारे पास होती है नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अब डीसी जनरेटर की नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स या मैग्नेटाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स या ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स, तीनों एक ही बात है। ये किसके बीच में प्लॉट की जाती है, ई वर्सेस आईएफ, ई और आईएफ के बीच में। तो ये जो ऑप्शन है ये ई और आईएफ का, ये तो नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स का है या फिर ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स या मैग्नेटाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। समझ में आया क्या, ये एक क्वेश्चन बन गया। दूसरा आपके पास लोड कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी है इन्होंने, इन भाई साहब ने लोड कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी है। यहाँ तो सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया कि लोड पे हमें क्या मिलता है, वोल्टेज मिलता है और लोड करंट मिलती है आईएल। जनरल यहाँ पे क्या होना चाहिए, आईएल होना चाहिए। आईएल लिख दिया तो बात अलग है, लेकिन आप यहाँ पे वी वर्सेस आईएल होता है, ठीक है। तो आप वी वर्सेस आईए मान सकते हो क्योंकि फील्ड करंट का लेवल बहुत कम होता है, आईएल बराबर आईए मान सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे तो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए ऑप्शन क्या रहेगा, लोड पे हमें वोल्टेज वी मिलता है, करंट आईएल मिलती है, तो वी वर्सेस आईएल होता है, लेकिन आईएल बराबर आईए है, तो ये ऑप्शन सही मान सकते हो, करेक्ट। तो ये लोड कैरेक्टरिस्टिक्स है। लेकिन लोड कैरेक्टरिस्टिक्स भी दो टाइप की होती है, ये आप लिखते जाइएगा साथ में। एक इंटरनल लोड कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, एक एक्सटर्नल लोड कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। इंटरनल लोड कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना, वी वर्सेस आईएल होता है, ठीक है, या वी वर्सेस आईए होता है, लेकिन वहाँ पे केवल आर्मेचर लॉसेस को ही कंसीडर किया जाता है, सॉरी आर्मेचर रिएक्शन के कारण जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसी को कंसीडर किया जाता है। तो आप लिखिएगा इंटरनल लोड कैरेक्टरिस्टिक्स में वी वर्सेस आईए होता है, लेकिन वहाँ पे केवल आर्मेचर रिएक्शन के कारण जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसी को कंसीडर किया जाता है, ठीक है। एक होता है एक्सटर्नल लोड कैरेक्टरिस्टिक्स, वहाँ पे वी वर्सेस आईए तो होता ही है, लेकिन वहाँ पे आर्मेचर रिएक्शन वोल्टेज ड्रॉप के साथ साथ आर्मेचर आर्मेचर रेजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप को भी कंसीडर किया जाता है, मतलब दोनों चीज़ों को कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास एक्सटर्नल लोड कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बन गए, आप देखते जाइएगा, आप बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लेमिनेटिंग आर्मेचर ऑफ डीसी मशीन रिड्यूसेस। आपको हमने डिस्कस किया है कि कभी भी किसी भी मशीन में 2 टाइप के आयरन लॉसेस होंगे, ठीक है। कौन कौन से लॉसेस होंगे आयरन लॉसेस, एक हिस्टेरेसिस लॉसेस, एक एडी करंट लॉसेस। अगर आप किसी मशीन में हिस्टेरेसिस लॉसेस को कम करना चाहते हो तो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल प्रेफर करिए, लेकिन उस सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल को या मैग्नेटिक मटेरियल है उसको अगर लेमिनेशन के साथ यूज़ करते हो तो उससे हमारा क्या कम होता है, एडी करंट लॉसेस। बिकॉज एडी करंट लॉसेस जो है वो थिकनेस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। एडी करंट लॉसेस समानुपाती होते हैं टी स्क्वायर के, ठीक है, थिकनेस ऑफ लेमिनेशन। जितनी लेमिनेशन की थिकनेस कम होगी उतना एडी करंट लॉसेस कम होंगे। तो लेमिनेशन करने से हमारे पास कौन से लॉसेस कम होंगे, एडी करंट लॉसेस कम होंगे। और यही यहाँ पर ऐसा लिखा होता है सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल प्रेफर करने से कौन से लॉसेस कम होंगे, हिस्टेरेसिस लॉसेस कम होंगे। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है आपके पास, ठीक है। डीसी शंट जनरेटर, वैसे डीसी मशीन में सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल प्रेफर नहीं करते हैं, ये भी क्वेश्चन बनता है, क्योंकि डीसी मशीन में हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट होता है, रेजिडुअल फ्लक्स की रिक्वायरमेंट होती है। रेजिडुअल फ्लक्स किस में ज़्यादा होता है, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल में, इसलिए डीसी मशीन में हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल प्रेफर करते हैं, हिस्टेरेसिस लॉसेस को नहीं कंसिडर करते हैं, करेक्ट। वहाँ पर हमारे पास मेन जो चीज़ है वो हम रेजिडुअल फ्लक्स की रिक्वायरमेंट है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, डीसी शंट जनरेटर में रिफ्यूज टू बिल्ड द वोल्टेज बिकॉज ऑफ। डीसी शंट जनरेटर में जो वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस होती है वो कैसे होती है, वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस हालांकि मैंने समझाया हुआ है। डीसी शंट जनरेटर में क्या होता है, आर्मेचर के पैरेलल में फील्ड वाइंडिंग कनेक्टेड होती है, ठीक है। तो डीसी शंट जनरेटर में मैंने अभी बोला कि हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल आपको प्रेफर करना पड़ेगा ताकि रेजिडुअल फ्लक्स रहे। वो रेजिडुअल फ्लक्स फील्ड वाइंडिंग को जाता है और फील्ड वाइंडिंग में करंट फ्लो करवाता है, वहाँ एमएमएफ होता है, फ्लक्स होता है, फ्लक्स के बाद ईएमएफ आता है और ये धीरे धीरे बढ़ता जाता है, वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस होता है। तो वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस नहीं होने के कौन कौन से कारण है वो सुनिए ज़रा। पहला कॉपी में लिखिएगा, वोल्टेज बिल्डअप कब नहीं होगा, रेजिडुअल फ्लक्स ही नहीं हो, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म नहीं हो, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन कि फील्ड वाइंडिंग के कनेक्शन ही रॉन्ग हो, तो सी ऑप्शन भी करेक्ट है। कनेक्शन ही रॉन्ग हो या फील्ड वाइंडिंग ही ओपन हो गई, मतलब फ्लक्स ही नहीं होगा तो वोल्टेज बिल्डअप कहाँ से होगा, सी ऑप्शन भी सही है। तीसरा होता है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ रॉन्ग, डीसी मशीन को, डीसी जनरेटर को उल्टा ही घुमा रहे हो तो भी आपके पास वोल्टेज बिल्डअप नहीं होगा, ठीक है। 3 रीज़न हो गए। चौथा रीज़न ये होता है कि
फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस क्रिटिकल रेजिस्टेंस से ज़्यादा हो जाए तो भी वोल्टेज बिल्डअप नहीं होता है। अब मान लीजिए डीसी जनरेटर को सीधा तो घुमा रहे हो, लेकिन इतना सा हल्का सा घुमा के छोड़ दिया, वोल्टेज बिल्डअप हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो डीसी जनरेटर की स्पीड भी जो है क्रिटिकल स्पीड से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। रेजिस्टेंस जो है क्रिटिकल रेजिस्टेंस से कम होना चाहिए, अगर ज़्यादा हो गया तो वोल्टेज बिल्डअप नहीं होगा, ठीक है। और स्पीड जो है क्रिटिकल स्पीड से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, तो वहाँ पे वोल्टेज बिल्डअप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस क्रिटिकल रेजिस्टेंस से ज़्यादा हो गया तो भी वोल्टेज बिल्डअप नहीं प्रोसेस होगा। तो तीनों ऑप्शन हमारे पास सही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, डी एनी वन अमोंग द अबव 3, तो हमारे पास फिफ्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, करेक्ट। सॉरी, फिफ्थ का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए जरा प्लीज़। डीसी शंट जनरेटर है, इज रनिंग एट 800 आरपीएम, 800 आरपीएम पे घूम रहा है। अगर इसकी स्पीड बढ़ा दी जाए 800 आरपीएम पे 200 वोल्ट, अगर स्पीड बढ़ा के 1000 आरपीएम कर दी जाए तो वोल्टेज कितना जनरेट होगा। देखो, इंड्यूस ईएमएफ जो होता है ना किसी भी जनरेटर में, ई बराबर PZ/N/60A ये होता है। PZ/60A क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है KN, तो ई बराबर क्या लिखते हैं, KN/N। तो इंड्यूस ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई बराबर KN/N। एन क्या होती है, स्पीड, तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, मतलब स्पीड बढ़ेगी तो ईएमएफ बढ़ेगा। मतलब ये बात तो पक्की है कि स्पीड आपने बढ़ाई तो वोल्टेज भी बढ़ा, 200 वोल्ट से बढ़ेगा, तो 200 वोल्ट से बढ़ने वाला ऑप्शन 250 वोल्ट हो सकता है कि 260 वोल्ट हो सकता है। 200 वोल्ट से ज़्यादा होगा तो ये सी या डी में से एक ऑप्शन होगा। अब हमारे पास सही कैसे पता करें, तो आप ऐसा लिखो, E1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N1, ठीक है। तो E1 कितना है, 200 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 800, फिर E2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1000, ठीक है। तो E2 अपॉन E1 करोगे तो मतलब N2 अपॉन N1 आ जाएगा, तो E2 बराबर हो जाएगा N2 अपॉन N1 इंटू E1, ठीक है। कॉपी में लिखोगे तो N2 अपॉन N1 क्या है, 800, 1000 अपॉन 800 इंटू 200, मतलब 5/4 इंटू 200 कितना हो जाएगा, 250 वोल्ट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सी हमारे पास सही होगा, ठीक है। सातवां ऑप्शन क्या है, सातवां क्वेश्चन क्या है, इन डीसी कंपाउंड जनरेटर सीरीज वाइंडिंग इन कंपैरिजन ऑफ शंट वाइंडिंग। डीसी कंपाउंड जनरेटर में हमारे पास सीरीज वाइंडिंग भी होती है और शंट वाइंडिंग भी होती है। तो डीसी कंपाउंड जनरेटर दो टाइप के होंगे, कम्युलेटिव कंपाउंड और डिफरेंशियल कंपाउंड। दोनों शंट और सीरीज वाइंडिंग का फ्लक्स अगर जुड़ता है, पहला क्वेश्चन बन रहा है यहाँ से, अगर दोनों शंट और सीरीज वाइंडिंग का फ्लक्स अगर जुड़ता है तो कम्युलेटिव कंपाउंड होती है, और दोनों का अपोज करता है तो क्या होता है, डिफरेंशियल कंपाउंड ये होता है हमारे पास। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब जो है शंट जो वाइंडिंग होती है, वो शंट वाइंडिंग लंबी होती है ना, और शंट वाइंडिंग में लंबी होगी तो उसकी लेंथ ज़्यादा होगी, लेकिन वायर क्या होगा, थिन होगा। थिन वायर होगा R = ρl/A, ये फॉर्मूला लिखो। थिन वायर का एरिया क्या होता है, कम होता है। एरिया कम होता है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है, तो फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, शंट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। ये भी क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो शंट फील्ड वाइंडिंग कैसी होगी, हमारे पास शंट फील्ड वाइंडिंग के वायर थिन रहेंगे और लंबी रहेगी, करेक्ट। और सीरीज फील्ड वाइंडिंग में क्या होगा, सीरीज फील्ड वाइंडिंग लोड में कनेक्टेड होती है, लोड के सीरीज में, तो लोड में ज़्यादा करंट फ्लो होती है। ज़्यादा करंट फ्लो होने का मतलब एरिया ज़्यादा चाहिए, कंडक्टर मोटा चाहिए, तो थिक वायर होगा। सीरीज फील्ड वाइंडिंग में थिक वायर होता है और टर्न कम चाहिए होते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन बन गए। सातवां क्वेश्चन हो गया। आठवें क्वेश्चन पे जाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर इसमें क्या हो गया, प्रोसेस में स्पार्किंग होने के कारण क्या हो गया, सारे ऑप्शन सही है। कौन कौन से, ऑल ऑफ द अबव। स्पार्किंग इसकी वजह से भी हो सकती है, इसकी A B C सारे ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन सुनिएगा, प्राइमरी रीजन फॉर प्रोवाइडिंग कंपनसेटिंग वाइंडिंग इन डीसी जनरेटर इज टू। ये जो क्वेश्चन है आर्मेचर रिएक्शन से रिलेटेड है, तो इसका पहला क्वेश्चन इसके अंदर बन जाएगा, आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है। आर्मेचर फ्लक्स का मैन फील्ड फ्लक्स पर प्रभाव आर्मेचर रिएक्शन कहलाता है। आर्मेचर फ्लक्स का मैन फील्ड फ्लक्स पर प्रभाव आर्मेचर रिएक्शन कहलाता है। आर्मेचर रिएक्शन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक आर्मेचर का क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट होता है, एक डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट होता है। डीमैग्नेटाइजिंग मैन फ्लक्स को कमज़ोर करता है और
क्रॉस मैग्नेटाइजिंग उसको क्रॉस करते जाता है। तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या लगाते हैं, कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए जरा प्लीज़, वेरी इंपॉर्टेंट। इन ए 4 पोल, ये आप लिख दीजिएगा, इन ए 4 पोल 25,000 वाट 25 किलोवाट 250 वोल्ट वेव वाउंड है। वेव वाउंड में कितने पैरेलल पाथ होंगे, 2 पैरेलल पाथ होते हैं, ठीक है। 250 वोल्ट है, 25,000 वोल्ट वाट है। तो सबसे पहले एक काम करो, एक फार्मूला लिखो, P बराबर VI। तो पावर कितनी दे रखी है, 25,000 बराबर 250 इंटू आई निकालो तो कितना आया, 25,000 अपॉन 250 कितना आ जाएगा, 100 एम्पियर। यह 100 एम्पियर जो है 2 भागों में बटेगी। कितने पैरेलल पाथ होते हैं, इसमें 2 भाग में बढ़ती है। तो कितने भाग, हर एक पैरेलल पाथ में कितनी जाएगी, 50 एम्पियर। 50 एम्पियर जाएगी। 50 एम्पियर का यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है। इसके क्वेश्चन तो सही है लेकिन आंसर गलत है, ठीक है। इसका आंसर होना चाहिए 50 एम्पियर, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन जो है हो सकता है कॉपीड हो, तो यहाँ पर जो वोल्टेज होना चाहिए 200 वोल्ट होना चाहिए। अगर 200 वोल्ट से करोगे तो 62.5 एम्पियर आंसर आएगा, ठीक है। तो आप इसको कर सकते हो। तो हमारे पास पार्ट फर्स्ट आज कंप्लीट हो गया, पार्ट सेकंड में आप आगे देखेंगे।